स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है ये बना हुआ है, कंप्राइज मतलब मेडअप ऑफ फिज़िकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड का, जिसमें हम लोग रहते हैं। मतलब कि एयर है, वाटर है, लैंड है। और ये अलग अलग रीजन में ना अलग अलग है, चेंज होता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो है कि अलग अलग फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है और साथ में जो है मॉडर्न आधुनिक जो है मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, वो क्या करते हैं कि इसमें जो है हानिकारक, हार्मफुल मतलब हानिकारक चीज़ों को ऐड करते हैं इन्वायरमेंट में। और ये जो सब्सटेंसेस चीज़ें हैं ये हानिकारक होती हैं और ये जहरीली भी हैं, और कंसिडर किया जाता है कि ये मेन कॉज हैं पॉल्यूशन की, प्रदूषण का जो है मुख्य कारण है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इसीलिए क्या है, डेफिनेशन है कि ये इफ़ेक्ट है अनडिज़ायरेबल चेंज का, ऐसा बदलाव जो कि होना नहीं चाहिए हमारे सराउंडिंग में, और जिसका जो है हार्मफुल यानी कि दुष्प्रभाव पड़ेगा प्लांट पे, एनिमल पे और ह्यूमन बींग्स पे। ये जो वर्ड पॉल्यूशन आया है ना, ये डिराइव है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड पॉल्यूट से, जिसका मतलब होता है मेड डर्टी। पॉल्यूशन जो है ये क्रिएट किया गया है, प्रदूषण क्रिएट होता है हार्मफुल जो है हानिकारक चीज़ों से। जनरली प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही इनको प्रोड्यूस किया जाता है। जब एट टाइम समय पे नेचर ऑल्सो पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जब समय पे जो इन्वायरमेंट है वो भी जो है पॉल्यूट होता है प्राकृतिक के द्वारा। सब्सटेंस यानी कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं और डिग्रेड कर देते हैं अर्थ के इन्वायरमेंट को। और एक बुरा प्रभाव, इम्पैक्ट ना कि सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे आता है लेकिन जो है प्लांट और एनिमल पे भी आता है। नेचर जो है सर्टेनली, निश्चित रूप से, हैज़ कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी है कि वो एकोमोडेट कर सकता है, हटा सकता है कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट को बाय वे ऑफ रिसाइकलिंग से या स्टोरेज से इन हार्मलेस फॉर्म में उसको स्टोर करके। हाउएवर जब ये पॉल्यूटेंट ऐड होते हैं इन्वायरमेंट में और ज़्यादा फास्टर रेट से दैन नेचर, मच फास्टर दैन नेचर, इट लीड टू डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इससे जो है ना कि डिटोरिएशन होता है इन्वायरमेंट का, है ना। डिटोरिएशन का मतलब होता है बिगड़ना, इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है। टॉक्सिक एंड अदरवाइज, या तो जहरीले या अदरवाइज जो है हानिकारक दुष्प्रभाव वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट लेके आते हैं, मतलब जो नहीं होना चाहिए, जो डिज़ायर्ड नहीं है, सही नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट पे इन्वायरमेंट के और ज़िंदगी के। और इनको क्या कहा जाता है, इनको पॉल्यूटेंट कहा जाता है। इसके आगे है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि सोर्सेज के हिसाब से पॉल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। अब यहाँ पे जो नेचुरल यानी प्राकृतिक सोर्स हैं एयर पॉल्यूटेंट के, वो है आपका यानी नेचर से जो होता है, जैसे वोल्केनोज ज्वालामुखी, ये रिलीज करता है ढेर सारा अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट। तो ये सारे जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस जब ज्वालामुखी फटता है तो इन्वायरमेंट में ऐड हो जाते हैं। डीकेइंग वेजिटेशन, तो ये जो माइक्रोबियल एक्शन है किसी ऑर्गेनिक मैटर पे, प्राकृतिक मैटर पे, जैसे वो सॉइल के अंदर वो रिलीज़ करता है पॉल्यूटेंट, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, यानी माइक्रोबियल एक्शन से कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं तो उससे भी क्या रिलीज़ होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फॉरेस्ट में जबकि जंगल वगैरह में आग वगैरह लग जाती है उससे भी पॉइजनस गैस वगैरह निकलती है, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हवाएं चलती हैं, आंधी वगैरह, विंड्स हैं, और जो डस्ट स्टॉर्म है ना, धूल वाली जो तूफानें हैं, वो कैरी करती हैं पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि सैंड का और डस्ट का। तो इससे भी इन्वायरमेंट हमेशा जो है कि हमारा गंदा होता है। तो ये कौन से कॉजेज़ हैं, ये प्रकृति से आ रही हैं, तो प्राकृतिक कॉजेज़ हैं, प्राकृतिक से ये स्रोत है आपके पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का। मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट क्या है, ऑटोमोबाइल यूज़ डीजल और पेट्रोल एज फ्यूल। जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, पेट्रोल फ्यूल की तरह या डीजल इस्तेमाल होता है।
इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरी तौर पे ये जलते नहीं हैं, तो ये फ्यूल रिलीज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, यानी कंपाउंड जो इनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं मेनली। नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट जैसे कि लेड वगैरह। फैक्ट्रीज भी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी बहुत सारा अलग अलग तरह का एयर पॉल्यूटेंट रिलीज़ होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोसेस उसमें हो रहा है इंडस्ट्री में। एग्जांपल जैसे कोयले का अगर पावर प्लांट है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और ऐश, राख और जो है धुआं होगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, है ना। तो जिस तरह का इंडस्ट्री हेल्थ प्रोसेस है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, उस तरह का एयर पॉल्यूटेंट वहाँ से निकलेगा। जो डीके होता है क्रॉप रेसिड्यू वगैरह का गांव में, जो सड़ता गलता है क्रॉप वगैरह, मेन सोर्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और मीथेन का। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? तो एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है डिग्रेडेशन, एयर क्वालिटी का डिग्रेड होना, कम होना, ड्यू टू ख़राब होना, ड्यू टू कंसनट्रेशन। उसमें क्या चीज़ें आ जाए? हार्मफुल कॉन्टेमिनेंट आ जाए, है ना, जो हानिकारक चीज़ें उसके अंदर आ जाए, जो अफेक्ट करे इंसान को, प्लांट को और जानवरों को, ये ज़िंदगी को भी। गैसियस कंपोनेंट ऑर्डिनरी या ड्राई एयर के नॉन पॉल्यूटेंट, जैसे कि देखो क्या है, प्योर एयर कंपोनेंट नाइट्रोजन का बाई वॉल्यूम कितना है? इतना 78.08, और यहाँ पे पार्ट पर मिलियन दिया हुआ है। तो ऐसे ही सारे ही गैसेस का दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे दिख रहा है नीचे, तो ये तो डेटा है। इफ़ कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ अल्टर्ड, अगर जो हवा का कंपोजिशन है, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर हवा में, वो चीज़ें अगर अल्टर की जाएंगी तो इट अफेक्ट नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी नहीं बल्कि जानवरों की और पेड़ पौधों की भी ज़िंदगी जो है ख़राब होगी, और एटमॉस्फेयर को, वातावरण को कहा जाएगा कि पॉल्यूट हो गया। एयर पॉल्यूशन कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसियस, किसकी वजह से होता है? ये गैसियस पॉल्यूटेंट जैसे कि ऑक्साइड सल्फर के, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, मिस्ट है, स्प्रे और फ्यूम है, ये सब जब ऐड हो जाते हैं हवा में तो एयर पॉल्यूशन होता है, यानी एयर पॉल्यूट हो गया। अब यहाँ पे कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट देखेंगे और उनके इफेक्ट देखेंगे, यानी उनका प्रभाव देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है क्रॉप के प्रोडक्शन को और डैमेज कर देता है हमारे लंग्स को भी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कम कर देता है ग्रोथ क्रॉप का और इरिटेशन लेके आता है आँखों में, है ना, आँखों में मतलब जलन वगैरह। फ्लोराइड जो होते हैं वो वेजिटेशन, वनस्पतियों को ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं और दांत को और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये जो है कि डेथ लेके आता है बहुत सारे प्लांट्स का और सस्पेक्ट होता है टू कॉज कैंसर, है ना, कि कैंसर का फिर बाद में ये क्या बनता है? कारण बनता है भाई। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रिवेंट करता है किसको? हीमोग्लोबिन को, फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को कैरी ना कर पाए टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट करेगा हीमोग्लोबिन को, तो ये भी बहुत खतरनाक है। टोबैको स्मोक जो होता है इससे लंग कैंसर होगा, और लेड अगर जो है कि इंटर कर गया हवा से, हम जो कि मोटर व्हीकल वगैरह से निकलता है यूजिंग टेट्रा इथाइल लेड, तो ये क्या करता है? इम्पेयर करता है बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक वही पेट से संबंधित मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे प्रभावित करता है ये। कॉटन डस्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लंग फाइब्रोसिस, और स्मोक पार्टिकल जो है उसकी वजह से अस्थमा होता है और दूसरी बीमारियां होती हैं आपके लंग से संबंधित। ये पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये जो पॉल्यूटेंट होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऐसा पॉल्यूटेंट जो कॉम्बिनेशन हो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर का और पार्शली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन का और उसके डेरिवेटिव्स का, जो कि प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल से, वो फॉर्म करते हैं डार्क, ठीक है, थिक डस्ट एंड सूट लेडन फॉग एंड इज़ नोन एज स्मॉग, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बिल्कुल जो है डार्क धुंध होती है, डस्ट वगैरह सूट वगैरह मिलके जब ये फॉग के साथ मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? स्मॉग फॉर्म करते हैं। स्मॉग कैसा होता है? नॉक्सियस होता है और साथ में इरिटेटिंग होता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कि इरिटेट करने वाला होता है। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक होना, विषैला होना। ये रिड्यूस कर देता है विजिबिलिटी, यानी दूर तक दिखाई नहीं देगा। इंड्यूस करता है रिस्पिरेटरी ट्रबल्स वगैरह, यानी कि सांस लेने में दिक्कतें वगैरह होंगी, और इससे जो है कि घुटन से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर दूसरे मेन पॉल्यूटेंट टुगेदर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 90% ग्लोबल एयर पॉल्यूशन को। और वो कौन कौन से हैं दूसरे पॉल्यूटेंट? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये मिल रही है ना, ये तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, और ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा, और ये आपका होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, बीच वाला ये जो है आपका नाइट्रस, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोकार्बन में मेनली जो है मीथेन है, सल्फर ऑक्साइड से सल्फर के सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। पार्टिकुलेट क्या होते हैं? पार्टिकुलेट देखो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। ऑक्साइड जो नाइट्रोजन के हैं एज एयर पॉल्यूटेंट, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में। और किस तरह से करते हैं? जब हम बर्न करते हैं कोई फ्यूल वगैरह, है ना, किसमें? फर्नेसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, भट्टियों में बोल रहा है, फर्नेसेस का मतलब क्या होता है? भट्टी। हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होते हैं हवा में, वो ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन का। जब फ्यूल बर्न करता है किसी इंटरनल कंबशन इंजन में, है ना, अंदर में इंजन वगैरह में पैक्ड फॉर्म में, तो ऑक्साइड नाइट्रोजन का जो प्रोड्यूस होता है और वो इंटर करता है एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट गैसेस की तरह, है ना, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ वगैरह, है ना, ऑटोमोबाइल के इंजन वगैरह से निकलता हुआ। नाइट्रिक एसिड कब बनता है? जब रिएक्शन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रेजेंस में। वो कब होता है? जब थंडर स्टॉर्म वगैरह होता है, और जब लाइटनिंग भी साथ साथ में हो, है ना, बरसात के मौसम में। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फर्दर रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर के वातावरण के ऑक्सीजन के साथ और ओजोन के साथ, और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के? कि ये बहुत ही खतरनाक है। इससे इरिटेशन होता है इन म्यूकस मेम्ब्रेन, और लार्ज कंसंट्रेशन अगर रहेगा इसका, तो इसकी वजह से जो है सीरियस लंग डिसीज़ हो जाएगा, सीरियस और क्रोनिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज करता है सीरियस इंजरी वेजिटेशन को, वनस्पतियों को, ये डैमेज करता है पत्तियों को। सनलाइट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोकार्बन को, और क्या फॉर्म करने के लिए? फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग से क्या होगा? आँखों में इरिटेशन होगा, जलन होगा, अस्थमा अटैक होगा, और नेज़ल वही नाक में और थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह इससे होगा। कंपाउंड जो सल्फ़र के हैं एज ए पॉल्यूटेंट, तो कंपाउंड जो सल्फ़र का है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब पॉल्यूटेंट हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड ये प्रोड्यूस होता है जब ऑर्गेनिक मैटर वगैरह सड़ गल रहे हों, डीके हो रहे हों, जैसे कि सब्जी वगैरह जो है रोटन होता रहता है, या सीवेज वगैरह, या सर्टेन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन कुछ अगर चल रहे हैं निश्चित रूप से, तो उससे होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है इसका? इससे जो है नोज़िया होता है ना, अनकॉन्शियस चक्कर आना, इरिटेशन होता है आँखों में और गले में। बीइंग एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होने की वजह से नेचर में, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है डिस्ट्रॉय कर देता है वेजिटेबल मैटर को। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें और ट्राइऑक्साइड की, तो ये पैदा होते हैं कंबशन से, जब जलता है सल्फ़र कंटेनिंग फ्यूल, ऐसा कोई ईंधन जिसमें सल्फ़र हो, जैसे कोयला है, तेल है, तो ये प्रोड्यूस होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा में भी, जब जो है सल्फाइड जो है और के सल्फाइड और वगैरह को हम लोग प्रोसेस में लाते हैं, तो भी ये प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। अब इसके नुकसान क्या हैं? कि इससे हेडेक होता है, उल्टियाँ आती हैं, और कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, यानी सांस लेने में बिल्कुल ही फेल कर जाता है इंसान, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से वनस्पतियाँ जो हैं ख़राब हो जाती हैं, और ये बिल्डिंग के मटेरियल वगैरह को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कमज़ोर कर देता है,
ऑक्साइड सल्फ़र का। ये मिक्स होता है धुएं के साथ और फॉग के साथ और स्मॉग बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ये ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि फर्दर कंबाइन करता है वाटर के साथ, वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, और फिर क्या होता है, एसिड रेन लेके आता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एज एयर पॉल्यूटेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से फ्यूल का, जो कि घरों में इन लोग ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल गाड़ियों से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है। इफ़ इनहेल्ड, अगर इनहेल किया जाएगा तो ये पास होगा लंग से डायरेक्टली ब्लड की स्ट्रीम में, और वहाँ पे ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, और जो सब्सटेंस कैरी करता है ऑक्सीजन ब्लड टिश्यूज़ को, उसके साथ ये कंबाइन कर जाता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन जो है बाइंड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मोर देन 200 टाइम्स स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन जज, यानी ऑक्सीजन जितना ताकत से कंबाइन होता है उससे 200 गुना ज़्यादा ताकत के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाता है। और इवन लो कंसनट्रेशन भी अगर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का हवा में, तो इससे जो है ना कि बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नीफाइड कई गुना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर। ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड के अंदर बाई एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड, कैसे, क्योंकि एक इक्विवेलेंट अमाउंट जो है ऑफ ब्लड बाई एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, और उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके क्या बना देंगे, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो इससे जो है दिक्कत होगी आपको, जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो सिंस हार्ट और ब्रेन जो है दो टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन की डिप्लीशन की वजह से, अगर इनको हार्ट को ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा सीरियस इफेक्ट दिखाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में जब एक्सपोज किया जाएगा तो, यानी सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा, दिल को पड़ेगा, और साथ में किसको पड़ेगा, दिमाग को पड़ेगा। इन हाई कंसनट्रेशन, अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इंसान पैरालाइज हो सकता है, या फिर पैरालाइज हो सकता है, पैरालाइज हो जाएगा उसका ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन एक्शन, और इससे जो है कि इंसान मर सकता है। कंट्रोल कैसे करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन को, तो क्या करना है हमको कंट्रोल करने के लिए, देखो कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। बाय स्विचिंग ओवर इंटरनल कंबशन इंजन टू इलेक्ट्रिकली पावर्ड कार, तो इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह के बजाय हम लोग किस पे आ जाए, इलेक्ट्रिकली पावर्ड कार्स वगैरह को इस्तेमाल करें। ऑल्दो द लेटर वुड ट्रांसफ़र सोर्स ऑफ पॉल्यूशन टू पावर कंपनीज, ऑल्दो ये जो है कि ये ट्रांसफ़र करेगा स्रोत पॉल्यूशन का पावर कंपनीज़ को, ये ईजी है कि कंट्रोल किया जा सके पॉल्यूशन क्रिएटेड बाई पावर कंपनीज़। बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस वगैरह आजकल इंस्टॉल किए जा रहे हैं कार के अंदर। ज़्यादातर ये जो डिवाइसेस हैं ये मदद करते हैं रिड्यूस करने में बाय बर्निंग गैसोलीन कम्प्लीटली। जो गैसोलीन है उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, ये बर्न करेंगे। कंप्लीट कंबशन अगर गैसोलीन का होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो ऐसे डिवाइसेस को क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। बाई यूजिंग सब्सटीट्यूट, यानी कि उसकी जगह पे कोई दूसरा अगर हमको मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए तो उसको इस्तेमाल करें, जैसे नेचुरल गैस, या फिर जो है कि सीएनजी और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है, ये जो है ना अब इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि भाई इसका इस्तेमाल किया जाए, और साथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही हैं, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है ऐसी गाड़ियों को ख़रीदने पर। बाई यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिड्यूस करता है, न्यूट्रियूस होता है किसको, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, किसके प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या पैलेडियम के। अगर ये प्लेटिनम या पैलेडियम रहेगा कैटेलिस्ट की तरह तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में अगर क्या प्रेजेंस हो, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम अगर हो एज कैटेलिस्ट। तो यहाँ पे भी देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, प्लेटिनम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम इनका जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकते हैं। एसिड रेन, ये क्या होता है,
तो देखो जो टर्म है एसिड रेन, ये इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ऑल प्रेसिपिटेशन, रेन को भी, स्नो को भी, फॉग को भी, ड्यू को भी। ये जो है ज़्यादा एसिडिक होते हैं नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल रेन जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 5.6। पता है ना, 7 से नीचे पीएच वैल्यू है तो इसका मतलब कैसा है, एसिडिक, और 7 से ऊपर है तो इसका मतलब बेसिक है। तो ये दिस इज़ बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वीक कार्बोनिक एसिड बना। पीएच जो होता है एसिड रेन का यूजुअली रेंज करता है 5.6 और 3.5 के बीच में। एट टाइम्स कभी कभी ये हो सकता है लो, कितना तक, 2 तक हो सकता है। कंपोजिशन क्या होता है, क्या चीज़, किस चीज़ से मेडअप ऑफ होता है ये एसिड रेन, क्या चीज़ों से बना होता है, क्या इसमें कंपोजिशन रहता है। तो एसिड रेन रिजल्ट करता है फ्रॉम एसिड। कैसे, नाइट्रिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं, दूषित हवा में ये रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। ये एसिड फॉर्म होते हैं जब ऑक्साइड नाइट्रोजन और सल्फर के कांटेक्ट में आते हैं बारिश के। कॉज क्या है एसिड रेन का, कि फॉसिल फ्यूल वगैरह जो है कंटेन करते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन और सल्फर का, इन एडिशन टू कार्बन, कार्बन के अलावा। तो ड्यू टू कंबशन, अगर ये जब फ्यूल ईंधन वगैरह को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ढेर सारा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्चार्ज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये जो ऑक्साइड वगैरह होंगे, ये जब एटमॉस्फेयर में हो जाएंगे तो जब बारिश होगी तो बारिश के साथ ही कंबाइन करेंगे। तो ये ऑक्साइड जब बारिश के साथ कंबाइन करेंगे ना तो आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है तो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो, अगर आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड है तो फिर वो जो है वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये कॉज होता है। तो मेन कॉज जो एसिड रेन का है वो फॉर्मेशन है ऑफ मिनरल एसिड जैसे कि कार्बोनिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग रेन। तो देखो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एसिड बना रहे हैं और फिर ज़मीन पे गिर रहे हैं। फॉर्मेशन इस नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड जो है ये फॉर्म्ड होता है कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करते हैं प्रेजेंस में थंडर और लाइटनिंग के, यानी कि गरज भी रहा हो और बिजली भी चमक रही हो। ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का प्रोड्यूस होता है इंटरनल कंबशन इंजन्स में भी। ऑटोमोबाइल का जो इंजन होता है वहाँ पे इंटरनल कंबशन होता है ना, तो उससे भी प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हाई टेम्परेचर पे जब कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा और नाइट्रस एसिड बनाएगा। तो फिर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जो कोल इस्तेमाल किया जाता है कोयला पावर प्लांट वगैरह में, उसमें 4% सल्फ़र होता है। तो जो कंबशन है कोयले का, है ना, वो क्या करता है, फॉर्म करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसमें से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है जब जलाया जाता है, उनको बर्न किया जाता है। कुछ सोर्सेज और भी स्रोत हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र के, जैसे कि केमिकल प्लांट है, मेटल प्रोसेसिंग प्लांट है, कॉपर है, लेड है और जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। सल्फ़र जो है एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कोयले में मिलता है, फॉसिल फ्यूल में मिलता है और दूसरे ईंधनों में भी मिलता है। जब ये फ्यूल जलाए जाते हैं सल्फ़र कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ हवा के अंदर और क्या फॉर्म करता है, गैसियस ऑक्साइड बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, है ना। सल्फ़र पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाया, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाता है। और फिर यही सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, या फिर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है इसका। एसिड रेन अफेक्ट करता है सॉइल केमिस्ट्री को, ठीक है, मिट्टी को। ये रिमूव कर देता है कैल्शियम और पोटेशियम, बोथ बेसिक इंग्रेडिएंट जो है सॉइल के बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, बेसिक हिस्से। दस मेकिंग इट लूज फर्टाइल, यानी कि उसकी जो उपजाऊ उपज करने की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है जंगल वगैरह। एसिड रेन से जो है कि न्यूट्रिएंट वगैरह भी खो जाता है पेड़ पौधों में से और पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। एसिड रेन की वजह से सीरियस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट प्रभाव पड़ते हैं
और इसकी वजह से वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं जैसे कि नदी नाले ये सब हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जो पानी है झील का और नदी का, ये धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है एसिड रेन की वजह से, जिससे कि पानी में रहने वाली जो ज़िंदगी है यानी कि जीव जंतु मछलियाँ हैं उनके ज़िंदगियों पे प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है बिल्डिंग को, और जो मूर्तियाँ वगैरह हैं मार्बल वगैरह से बने हुए जो चीज़ें हैं, लाइमस्टोन स्लेट मोल्टर वगैरह का, ये मटेरियल जो है ना पीटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं मैकेनिकली। कैल्शियम कार्बोनेट देखो, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिलेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। तो इसी की वजह से देखो ताजमहल जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, डैमेज हो गया है, उसका कलर खो गया है। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, कोरोजन होता है मेटल्स का, मेटल्स कोरोड होते हैं, जैसे फॉर्मेशन होता है रस्ट वगैरह का आयरन के गेट वगैरह के ऊपर और आयरन फ्रेम के ऊपर, और है ना, एंड आयरन फ्रेम जो है इंक्रीज करता है ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन का जो है प्रभाव पड़ता है इंसानों पे भी। अब जब जो है कि सफिशिएंट हाईली अब ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर रहेगा तो इसकी वजह से इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी, सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट कर देगा ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और अदर पार्ट ऑफ बॉडी को, है ना, वो सर हाँ, और जो पार्ट है वो अपनी बॉडी का वो सर्व करेगा एक्सपेल करने के लिए सोट पार्टिकल और डस्ट फ्रॉम इनहेल्ड एयर, और लोअर कंसंट्रेशन में ये इंजर कर देगा हमारे लंग टिश्यूज़ को, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा, इंजर कर देगा मतलब घायल कर देगा। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, कैसे भाई आप एसिड रेन का इम्पैक्ट रिड्यूस कर वो प्रभाव जो है कम कर सकते हैं हम लोग। तो एसिड रेन का प्रभाव कैसे कम करें देखते हैं। जो इम्पैक्ट है एसिड रेन का उसको हम लोग कम कर सकते हैं इसके रूट कॉज को पता करके, यानी कि रिड्यूस किया जाए अगर इमिशन ही ऑक्साइड का, सल्फ़र का, नाइट्रोजन का, तो हम लोग एसिड रेन को कम कर सकते हैं। इसको कैसे किया जा सकता है, कोल या ऑयल जो है लो सल्फ़र का वाला हम लोग इस्तेमाल करें। हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि जो इनका इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है यूजिंग ए स्क्रबर, स्क्रबर से भी। ये एक डिवाइस होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है गैसियस पॉल्यूटेंट को। स्क्रबर क्या करेगा, ये देखो स्क्रबर है नीचे डायग्राम में, ये स्क्रबर क्या करेगा, पॉल्यूटेंट को अपने में सोख लेगा। एक स्क्रबर इस्तेमाल किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए स्मोक स्टैक से यूजुअली, यानी स्मोक का जो एक स्टैक है उसके अंदर से सल्फ़र हटाने के लिए, जिसमें फाइन स्प्रे वाटर का और गैस जो है राइज करता हुआ फ्रॉम द स्टैक, उसको जो इस्तेमाल किया जाता है। इसको फिर पास किया जाता है थ्रू द स्क्रबर जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। दस द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन इज रिड्यूस। तो ये अगर फॉर्मेशन हम लोग इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेट करेंगे इस तरह का, तो होगा क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं एसिड रेन के वो कम हो जाएंगे। लेकिन इसको बड़े पैमाने पे कर पाना ना मुश्किल होता है कि हर जगह पे स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं तो, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको हम लोग जला रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं ईंधन की तरह। अब यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अबाउट 3/4 पार्ट जो है सन्स एनर्जी का, है ना, जो अर्थ पे पहुँच रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ के सरफेस के द्वारा, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होता है तापमान धरती का, है ना। कुछ हीट वगैरह ट्रैप भी हो जाती है, यानी रह जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से ट्रैप हो जाती है कुछ हीट। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। मतलब हीट को ट्रैप करने वाले अगर गैसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, और उसकी वजह से जो अर्थ है ना, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे कैसा रहेगा, वार्म रहेगा। हीटिंग जो अर्थ का है और उसके इन्वायरमेंट का, वो सोलर रेडिएशन की वजह से होता है, और ये ट्रैप हो जाते हैं किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और वाटर वेपर की वजह से एटमॉस्फेयर में। और इसी की जो हीटिंग को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ये जो नाम पड़ा है ना ग्रीन हाउस, ये आया है ग्लास स्ट्रक्चर से बना हुआ ग्रीन हाउसेस का, जो कि इस्तेमाल किया जाता था ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं कि पैदा करने के लिए कोल्डर रीजन में।
है ना। तो कोल्डर रीजन में इस्तेमाल किया जाता था ग्रीन हाउस का। ये जो ग्लास स्ट्रक्चर होता है ना, ये अलाउ करता है सनलाइट को एंटर करने के लिए, लेकिन रेडिएट हुआ नहीं हो पाता है, वापस नहीं जा पाता है, दस हीटिंग अप द ग्रीन हाउस। तो ठंडे इलाकों में ग्रीन हाउस में पेड़ पौधे लगाओगे तो वो गर्म रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ठंडी पड़ने से वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वहीं से आया है कि ये क्या करता है, जाने नहीं देता है ना, रेडिएशन को वापस हीट को ट्रैप कर लेता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और भी बहुत सारे गैस हैं। इन्हीं को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन होता है इन गैसेस का ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और ये दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का 50%, मीथेन का 19, CFC का 17, ओजोन का 8, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का देखो कितना दिया है, ऑक्साइड नाइट्रोजन का 4% है, और वाटर वेपर है यहाँ पे 2%। सोर्सेज क्या है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भैया। तो ये जब भी बर्न करोगे फॉसिल फ्यूल वगैरह, कोयला वगैरह, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम वगैरह, तो उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो कहीं पे लाइम वगैरह, या जो है कि वो फर्मेंटेशन यूनिट वगैरह जहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको ये उत्सर्जित होता हुआ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बायोलॉजिकल डिके में भी प्लांट के मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन जो जानवर करते हैं, इंसान करते हैं और पेड़ पौधे करते हैं, उससे भी निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर का मेन सोर्स होता है बर्निंग हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और वाटर फॉर्म होगा, और ये इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों निकलते हैं। इक्वेशन भी दिया है। इसके अलावा है ऑक्साइड नाइट्रोजन के। तो जब आप ईंधन जलाते हो, फॉसिल फ्यूल वगैरह, कोयला वगैरह, ऑयल है, नेचुरल गैस है, गैसोलीन वगैरह है, ऑटोमोबाइल वगैरह और पावर प्लांट, तो जहाँ पे कि प्रोड्यूस किया जाता है इनको जला के हाई टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने में, है ना, फॉर्म करते हैं ये। कुछ केमिकल इंडस्ट्री वो क्या करती है, सॉरी, कुछ केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है ऑक्साइड नाइट्रोजन का एज बाई प्रोडक्ट मतलब रफ प्रोडक्ट, मतलब कि एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है उनके केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, बाई प्रोडक्ट की तरह जो है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। अब यहाँ पे है मीथेन के लिए कह रहा है कि ये एमिट होता है बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े क्वांटिटी में। कब, जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का मिट्टी के अंदर, वाटर और सेडिमेंट में, है ना। वाटर और सेडिमेंट की मदद से क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट जो कंबशन होगा फॉसिल फ्यूल का, उससे भी मीथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन निकलेंगे। मैकेनिज्म क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, देखो सनलाइट जो है कि धरती पे आती है, उसमें 3 तरह के रेडिएशन होते हैं। अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से तो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। 30% जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो जो है धरती पे पहुंचती है और धरती के सरफेस को गर्म करती है, तो धरती इससे गर्म हो जाती है और रेडिएशन एमिट करती है, उत्सर्जित करती है विथ लेस एनर्जी देन द कमिंग रेडिएशन एंड दस द लॉन्गर वेवलेंथ, और बड़े बड़े वेवलेंथ जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो जो उत्सर्जित इंफ्रारेड रेडिएशन है वो स्केप करता है अर्थ के सरफेस से, और कुछ जो है वो जो रेडिएट होके वापस जा रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए। तो 10 रिमेनिंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ पर ही रह जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रैप हो गया, है ना, फंस के रह गया। कौन फंस के रह गया, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसकी वजह से वार्म हो जाता है अर्थ का सरफेस, और जो लोअर पार्ट है एटमॉस्फेयर का वो कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांटेजेस हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, भाई एडवांटेजेस हैं तभी तो ग्रीन, लेकिन नुकसान ज़्यादा है, एक हद तक ही बस एडवांटेज है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होल होता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, यानी कि
ज़िंदगी जो पनपी है धरती पे, उसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ग्रीन हाउस गैस के बिना सारा जो हीट आ रहा था सन से, वो सारा एस्केप कर जाता और रात बिल्कुल ठंडी हो जाती है ना, और कैसी हो जाती, बंजर जैसे कि चाँद है। लेकिन नेसेसरी है फॉर इवेपोरेशन, अरे सॉरी, इट इज़ नेसेसरी इवेपोरेशन के लिए, नेसेसरी है वाटर के फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड वगैरह के लिए, कि बारिश वगैरह हो सके, इसके लिए भी ग्रीन हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान के सर्वाइवल जीवन के लिए, तो इसका एक ऑप्टिमम लेवल है। अगर प्रोपोर्शन ग्रीन हाउस गैस का बढ़ता चला जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है ना, तो वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। एक छोटा सा इंक्रीज़ पूरी दुनिया में, जैसे कह लो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का, इससे बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस, यानी कि इसका बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है अर्थ के इन्वायरमेंट पे। अब देखो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वो भी डिस्कस कर लो। जैसे राइज इन सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग अगर हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर राइज कर जाना, तो ग्लेशियर और पोलर आइस कैप वगैरह जो पहाड़ों पे, पर्वतों की चोटियों पे हैं, सब गलने लगेंगे और इसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे जो है कि बाढ़ वगैरह आएगा। बहुत सारा तट का इलाका जो जहाँ पे देश बसा हुआ है, जैसे इंडिया है, चारों तीनों तरफ से समंदर से घिरा है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड, मालदीव, सब बर्बाद हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा पानी वेपोरेट होगा, तो इसकी वजह से ज़्यादा वाटर वेपर जब फॉर्म होगा, और इसकी वजह से जो है वाटर वेपर और क्या करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग फर्दर बढ़ती चली जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलाव आ जाएगा बारिश के पैटर्न में, अलग अलग समय पे बारिश होगी। क्रॉप जोन जो है कि वो भी बदल जाएगा। वीट प्रोड्यूस होता है जिस क्षेत्र में, वो शिफ्ट हो जाएगा रशिया और कनाडा से, और कहाँ होने लगेगा, लेस फर्टाइल पोलर रीजन्स वगैरह में होने लगेगा गर्मी की वजह से, है ना। तो चेंज हो जाएगा जब बारिश का पैटर्न, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ पौधे, जंगल वगैरह और रहने वाले उसमें जानवर वगैरह, सारे नेचुरल प्राकृतिक हैबिटेट वगैरह सब जो है कि क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो बर्बाद भी होंगे। जंगल वगैरह, बहुत सारी प्रजातियां वगैरह नष्ट हो जाएंगी और वो मरने लगेंगे। इफ़ द लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ता चला गया, या जिस रेट से अभी बढ़ रहा है, तो वार्मर हो जाएगा हमारी धरती। कितनी, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा आने वाले तकरीबन 28 सालों में, है ना। वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, और आपको पता है ये 2050 तब लगेगा जब अभी के प्रेजेंट रेट से होगा। अब पता नहीं अभी कितना रेट फास्टर होगा, वो नहीं पता, हो सकता है 2050 की वजह 2040 में भी दिख जाए। वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर दें ऑटोमोबाइल वगैरह का जो है इस्तेमाल, डिपेंड हो जाए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, एक सिचुएशन पे हम लोग बाईसाइकिल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार पुलिंग कर सकते हैं। कार पुलिंग पता है क्या होता है? कार पुलिंग का मतलब एक ही रास्ते पे अगर 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों अपनी अलग अलग कार लेके जाने से अच्छा है कि एक ही गाड़ी में दोनों चले जाएं, है ना, उसको कहते हैं कार पुलिंग। अच्छा, प्लांट मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो ग्रीन कवर बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा बर्निंग ड्राई लीव्स वगैरह का, लकड़ियों का, वो सबसे बचें। स्मोकिंग वगैरह से बचें। इलीगल है स्मोक करना पब्लिक प्लेसेस वगैरह में, क्योंकि स्मोक बहुत हार्मफुल होता है। उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है जो पैसिव स्मोकर होते हैं, यानी अगल बगल वाले जो गुजर रहे हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं धुआं, लेकिन उसके बावजूद इनडायरेक्टली उन तक धुआं जा रहा है। हेल्प द पीपल इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। बहुत सारे लोग हैं ना जो इससे परिचित हैं ही नहीं, तो उनको इसके बारे में बताना। कैसे परिचित नहीं है? क्योंकि देखो यार, अभी भी का बहुत सारा ऐसा इलाका है ना जहाँ पे कि अभी भी लकड़ी और कोयले पे खाना बन रहा है ना, पुआल जलाए जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी हरकतें की जा रही हैं, प्लास्टिक वगैरह कूड़ा जलाया जा रहा है, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। एक्चुअली में ना उनको सच में नहीं पता है कि आखिर इसका क्या दुष्प्रभाव है। अब ये हमारा ओजोन है, तो ओजोन जो है कि लाइट ब्लूइश गैस है जो कि अपर लेयर में एटमॉस्फेयर के यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ओजोन जो है फॉर्म्ड होता है एक्शन से अल्ट्रावायलेट रेज के ऑफ सन एंड ऑक्सीजन। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के निकलते हैं, वो जब ऑक्सीजन के ऊपर गिरते हैं जो एटमॉस्फेयर में है, तो उससे क्या बनता है, ओजोन के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका फंक्शन क्या है भाई, क्या काम करता है ओजोन?
तो ओजोन लेयर एक चादर की तरह काम करता है, 16 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से। ओजोन क्या करता है, सोख लेता है सारी हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को जो सूरज से आती हैं और उनको धरती पे आने से रोकता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, हमको सुरक्षा देता है, ज़िंदगी को बचाए रखता है हार्मफुल इफ़ेक्ट से अल्ट्रावायलेट रेज़ के। और ये वो रेज़ हैं जो क्या कर सकती हैं, स्किन कैंसर ला सकती हैं, बहुत सारे जो है कि ऑर्गेनिज्म को जो नेसेसरी हैं ज़िंदगी के लिए जनरल लाइफ में, उसको बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। हाई एनर्जी का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जिसको यूवी कहते हैं, ये ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। ऑक्सीजन एटम फिर जो है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे, ओजोन फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, तो ओजोन प्रोड्यूस जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा यूवी रेडिएशन को कंपेरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ के, फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसे बर्बाद हो रहा है। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ओजोन, अगर ओजोन की क्वांटिटी कम होने लगेगी अपर लेयर में एटमॉस्फेयर के, जिसको डिप्लीशन कहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन होल हो जाएगा, यानी कहीं कहीं पे खाली हो जाएगा, ओजोन वहाँ से गायब हो जाएगा, उसी को ओजोन होल कह रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओजोन होल की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह सन की जो है धरती तक पहुंचेंगी और इससे बीमारी होगी, कैंसर वगैरह। 1980 में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था एक ओजोन होल, किसके ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। एक इक्विलिब्रियम जो है कि इस सेटअप बिटवीन जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन सच दैट नॉर्मल कंडीशन में ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। पॉल्यूटेंट जैसे कि है आपका ऑक्साइड नाइट्रोजन का, फ्री क्लोरीन रेडिकल है, ये सब प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में। मॉलिक्यूल जो ओजोन का है वो रिएक्ट करेगा इन पॉल्यूटेंट के साथ, जो पॉल्यूटेंट अभी हमने बात की कौन कौन से, ऑक्साइड नाइट्रोजन के और फ्री क्लोरीन वगैरह, इनके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कौन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसकी वजह से डिप्लीशन हो जाएगा ओजोन लेयर का। कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी बर्बादी में, तो इसकी बर्बादी में एक्सेसिव यूज़ अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन्स भी कहते हैं, ये एनवायरनमेंट में जा रहे हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनको सॉल्वेंट में, एरोसोल स्प्रे में, प्रोपेलेंट में, रेफ्रिजरेंट में और ब्लोइंग एजेंट वगैरह फॉर प्लास्टिक फोम वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है डिकम्पोज होता है किसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, टू हाईली रिएक्टिव क्लोरीन। तो ये चेंज होगा, ये डिकम्पोज होगा। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, यहाँ अरे दिया है, यहाँ नीचे दिया हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे ना, तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकलेगा, है ना, एटॉमिक फॉर्म में जो है कि क्लोरीन प्रोड्यूस होगा फ्री फॉर्म में। तो ये जो फ्री रेडिकल रहेगा ना क्लोरीन का, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड को पैदा करेगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखो ये ओजोन था ना, O3 किस में बदल गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन में बदल गया, यानी कि ओजोन का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो इससे डिप्लीशन होगा और क्लोरीन मोनोऑक्साइड फर्दर जो है रिएक्ट करेगा एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और फ्री रेडिकल और ढेर सारा पैदा करेगा, और फिर से ढेर सारा करेगा। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होता रहेगा, ये रिएक्शन फर्दर चलता रहेगा, इससे डिप्लीशन होगा। अगेन ये फ्री रेडिकल किसी ओजोन के पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करेगा और प्रोसेस बढ़ता चले जाएगा, काफ़ी लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे ओजोन का डिप्लीशन हो जाएगा। जो फ्यूल है प्लेन का, जब फ्यूल प्लेन का बर्न करता है तो बहुत सारे क्वांटिटी में नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरे गैसेस वगैरह उत्सर्जित होते हैं वातावरण में। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, दिख रहा है। इसकी वजह से भी डिप्लीशन होता है ओजोन का। ओजोन एक जो है कि जहरीला गैस है, विथ अ क्लोरीन लाइक स्मेल, है ना, और इसका स्मेल कैसा हो जाता है, क्लोरीन के जैसा है। इससे जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, डैमेज होगा प्लांट वगैरह को, ट्रीज वगैरह को, इससे जो डैमेज होगा ऑटोमोबाइल टायर को और एसफॉल्ट को। स्ट्रेटोस्फीयर में जो रिएक्टिव स्पेसीज हैं क्लोरीन के, वो लॉक्ड अप हो जाते हैं एंड इज़ दस अनेबल टू स्टॉप डिप्लीशन ऑफ ओजोन, और इससे जो है कि डिप्लीशन रुक जाता है ओजोन का।
लॉकिंग ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, इसको स्कैवेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजिंग का नाम दिया गया है कि क्लोरीन के मोनोऑक्साइड को और फ्री रेडिकल के क्लोरीन को इसको क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। इन एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्कैवेंजेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्कैवेंजेस क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन स्कैवेंजेस क्लोरीन एटम। तो ये स्कैवेंजर्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ एंड फ्री रेडिकल के साथ क्लोरीन के, है ना। और देखो इस तरीके से कंबाइन करके क्या कर दिया? इसको लॉक कर दिया। इसके वेंजेस का मतलब होता है कि मतलब हटा देना, स्वाइप कर देना, है ना। यानी ये उसको क्या कर देता है? कंबाइन कर लेता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड को और मीथेन को क्या करता है? स्कैवेंज कर लेता है ना। और साथ ही मीथेन क्या कर लेता है? फिर स्कैवेंज कर लेता है क्लोरीन एटम को। वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? उसको स्कैवेंज कर ले रहा है और फॉर्म कर दे रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है? ये लॉक हो जा रहा है। तो इसी लॉकिंग सिस्टम को कह रहा है स्कैवेंजिंग। तो इससे क्या होगा? फर्दर डिप्लेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे मेजर पॉल्यूटेंट है बड़े बड़े, और उनका क्या है कि कहाँ कहाँ से वो निकले हैं। तो ये जो है कि ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, तो इसको आप अपने से एक बार पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।